Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, so far we had discussed chapter number 4, that is magnetic effect of electric currents, and there are some doubts are remaining. So let's solve your doubts of this chapter, and then after we will start magnetism. चलो क्रिटिकल में देख लेते हैं। क्रिटिकल में कौन सा क्वेश्चन पूछना है बोलो आपको? 46, क्रिटिकल क्वेश्चन नंबर 46, 43, 6। 46। हाँ सर। ओके, ओके, so here is the question. In the following figure, a wire is bent to form a regular polygon of n sides, is inscribed in a circle of radius a. The net magnetic field at the center will be. Okay, तो यहाँ पे एक पॉलीगॉन है और उसका आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और ऐसा बताया गया है कि वो अगर उसको कनेक्ट करे तो एक सर्कल भी बन सकता है। तो वो सर्कल के अंदर ऐसे पॉलीगॉन बन रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, नो इश्यू। तो हम एक काम करेंगे, हम है ना कोई एक ब्रांच का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, किसी एक ब्रांच का मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर देंगे और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द पॉलीगॉन विल बी इक्वल्स टू द n नंबर ऑफ ब्रांचेस आता है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक ब्रांच का हम मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड करेंगे और उसको फिर उसके बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू एबल टू सी दिस पॉलीगॉन इन योर मोबाइल? यस सर। ओके, तो ये रहा हमारा पॉलीगॉन, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे अभी पॉलीगॉन दिख रहा होगा। ओके, यस सर। अब ऐसा है कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है। ये फाइनाइट लेंथ का एक करंट कैरिंग वायर है, और ये सारे अच्छा ब्रांचेस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है। आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईच ऑफ द ब्रांचेस, सभी में से ये आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो कोई एक ब्रांच का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, दिस विल बी द आर, राइट। ये डिस्टेंस उसको हम, चलो हम इसको y बोल देते हैं। तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई y और इंटू द साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n टाइम्स। इज इट ओके तनिष? यस सर। ये क्यों n टाइम्स मल्टीप्लाई किया वो पता चला आपको? हाँ सर। ओके, अब आंसर कौन से फॉर्म में है? आंसर ऑप्शंस कौन से फॉर्म में है? लेट मी चेक। ऑप्शंस कौन से फॉर्म में है? ओके, ऑप्शन ए के फॉर्म में है, और ए क्या है? देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए क्या है? रेडियस, सर्कल का रेडियस ए है। ओके, डन। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्कल का रेडियस है ना वो ए है, ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज ए। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। ओके, और हमने अज्यूम किया हुआ है
कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो y है, वो ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। तो अब y को है ना a के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम, y को a के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो विल डू इट म्यू 0 i अपॉन 4 पाई y को a के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बट यहाँ पे साइन थीटा एंड साइन थीटा विल बी गेट यू 2 साइन थीटा, बिकॉज ये दोनों थीटा सेम ही होगा। अब फिगर को देख के मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या होगा। ये तो साइन थीटा क्या होना चाहिए? सर L/2 अपॉन A। अच्छा, अब साइन थीटा जो होगा वो ये होगा L/2 क्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड जो है, अच्छा मतलब y तो निकालना है, y को भी नहीं लाना है। ओके, और क्या है ऑप्शन? लेट मी चेक कि ऑप्शन और कौन से हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी मुझे एक बार देख लेने दो। अच्छा 10 के फॉर्म में है, ओके फाइन, तो हो गया ना, खत्म बात। 10 के फॉर्म में रखना है ना ऑप्शन, सारे ऑप्शन 10 के फॉर्म में ही है, तो हो जाएगा ना। सारे ऑप्शंस 10 के फॉर्म में, ये तो हो गया ना, खत्म हो गया। चलो वापस से आ जाओ यहाँ पे। ओके, चलो मेरी बात सुनो, ये पॉलीगॉन है, तो कितने नंबर ऑफ कितने साइड्स हो गए यहाँ पे? N। एन साइड हो गए। तो सोचो कि हर एक साइड में एंगल कितना है, हर एक साइड में ये एंगल 2 थीटा है, ऐसा कह सकता हूं मैं, 2 थीटा। यस सर। तो कैन आई से 2 थीटा एंड फिर n टाइम्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन। यस सर। ये क्या आपको पता चला? 2 थीटा, 2 यस थीटा सर। मतलब n टाइम्स 2 थीटा, तो पूरा एक सर्कल मिलेगा आपको n टाइम्स 2 थीटा। एक साइड में एंगल 2 थीटा है, तो ऐसे n नंबर ऑफ साइड्स है, तो वो सभी साइड्स के एंगल मिला दो, तो 2 थीटा इंटू एन, 2 थीटा इंटू एन होगा। तो 2 थीटा इंटू एन विल बी इक्वल्स टू द सर्कल दैट इज 2 पाई रेडियन। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा भैया? सर एब्सोल्यूट वैल्यू का। हाँ वो दिया है, बट अगर नहीं दिया होता तो भी हम उसको कह सकते हैं। और फिर मुझे ये बताओ, मैंने इसको y एज्यूम किया हुआ है, इसको a वो दिया हुआ है कि रेडियस a है, तो फिगर को देख के मुझे बताओ कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? Y/A। तो y बाई ए, तो y के बदले में क्या लिख सकता हूँ? A cos थीटा। खत्म बात। तो म्यू 0 i अपॉन 4 पाई, y के बदले हो जाएगा a cos थीटा और 2n साइन थीटा। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा? 10 tan थीटा। थीटा हो गया ना। तो ये हाँ सर। बनेगा म्यू 0 आई एन अपॉन 2 पाई ए इंटू टेन थीटा। अब थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 5/A। 10 पाई बाई एन। क्या ये बात समझ में आया आपको? इज इट ओके? यस सर। चलो और बताओ, समझ में आया पूरा चीज? यस सर। ओके ओके, और बताओ। सर ग्राफिकल में क्वेश्चन नंबर 13। ग्राफिकल में क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है आप? 13। हाँ सर। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? अ थीन वायर ऑफ अ लेंथ L is carrying constant current I. The wire is bent to form a circular coil. If the radius of a coil thus formed is equal to R and the number of turns is equals to N, then which of the following graph represent the variation of magnetic field? B
मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो हमारे पास जो वायर है ना उसका लेंथ फिक्स्ड है। देखो पहली बात तो ये कि उसका लेंथ फिक्स्ड है, और उसके ऊपर उसके द्वारा हम क्या करेंगे, वी वांट्स टू मेक द कोयल ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको ये पता होगा कि इफ वी हैव अ कोयल ऑफ n टर्न्स, their magnetic field can be given by mu naught I upon 2r। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये आपको पता है? n नंबर ऑफ टर्न्स है अगर आपके कोयल के अंदर, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा। इज इट ओके? यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे r के फॉर्म में नहीं चलेगा, वी हैव टू have the question in the form of L, because L is a fixed, radius is not fixed. If you change the number of turns, अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाना करके ट्राई करोगे तो रेडियस उसका कम हो जाएगा, बिकॉज आपको जो वायर दिया हुआ है वो तो फिक्स्ड है, उसी वायर में से आपको कोयल को बनाना है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो लेंथ है ना वायर का, अगर उसमें से मैंने कोयल बनाया है, उसका रेडियस r है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो हमारा जो वायर का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 2πr n टाइम्स इज इक्वल टू l। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो r इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? तो फिर ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 ni अपॉन 2 और r के बदले l अपॉन 2πn। तो ये आपका हो जाएगा म्यू 0 n स्क्वायर पाई i अपॉन 2l। अब ये हो गया आपका b प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बिकॉज बाकी सारा जो है वो कांस्टेंट है। देखो, तो फिर ऐसा कौन सा टू। रिलेशन है कि b प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के साथ वराय होगा? तो b प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के साथ वराय होगा, ऐसा कौन सा रिलेशन होगा? तो ये c तो कंफर्म्ड है, c इज अ कंफर्म्ड ऑप्शन। इज इट ओके? यस सर। इट इज अ y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मैथ्स में पढ़ो ना ये पैराबोला। हाँ सर। वैसे पूरा पैराबोला ऐसे होता है, बट नंबर ऑफ टर्न्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आपको मैथ्स में ऐसा पढ़ाया होगा, एम आई राइट? अरे हाँ, तो बोलो। यस सर। तो ये तो कंफर्म्ड है। अब हाँ और सर। है? हाँ हाँ हाँ, और कोई है? बिकॉज दो ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू एन के फॉर्म में दिया हुआ है, दो ऑप्शन आर के वर्सेस आर के फॉर्म में दिया हुआ है। अब रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा? तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ टर्न्स को निकाल देना पड़ेगा। मुझे अगर रेडियस के साथ रिलेशन चाहिए तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स को निकाल देना पड़ेगा। तो अब दूसरा फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ेगा, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाता हूं, तो दैट विल बी अ एल अपॉन 2πr। तो अब जाके ये वापस एक बार यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है l अपॉन 2πr। तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई एल अपॉन 4πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन r स्क्वायर वाला रिलेशन भी वैलिड है। तो मुझे ये लगता है कि ऑप्शन बी भी शायद हो सकता है। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ कैन बी पॉसिबल। तो क्या आंसर दिया हुआ है? बी एंड सी। हाँ, सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। इज इट ओके नाउ? यस सर। चलो और बताओ। बस। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ आपको कि अगर अगर आप ये मेरे जो नोट्स में दे रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो, तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दी क्रैक दी JEE एग्जाम वेरी इजीली। नीट तो आराम से कर पाओगे। नीट को के लिए तो आपको क्रिटिकल करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट ऑर्डिनरी थिंकिंग कर दो तो नीट आराम से निकल जाएगा। बट अगर JEE एडवांस JEE मेन करना है तो आपको क्रिटिकल ग्राफिकल सारे करना पड़ेगा। अब हम चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मूविंग फर्दर टू द मैग्नेटिज्म। तो फ्रेंड्स याद करो फटाफट, मैग्नेटिज्म में क्या था? तो फ्रेंड्स बेसिकली मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर था वो हार्डली उसमें 20 या 25% कुछ नया था। अदरवाइज इट इज बेस्ड ऑन, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक
के डाइपोल के रिस्पेक्ट में सिमिलर फॉर्मूला था। ओनली द डिफरेंस इज दैट कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। नया क्या था? तो नया वो मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, वो सब मैग्नेटिक मटेरियल्स थोड़े डिफरेंट थे। अदरवाइज द almost it is a compatible to the electricity. So without wasting our time in the theory, we'll directly we will directly start to solve the MCQs. मैंने अभी आपके WhatsApp में ये नोट्स भेज दिया है, अभी जस्ट बिफोर 10 minutes I had just sent you this notes to your WhatsApp. तो मैंने ये भेज दिया है। 2-3 दिन के बाद आप ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हो। मैग्नेटिज्म का भी अगर कलेक्ट नहीं किया है नोट्स ऑफिस में से, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रीवियस चैप्टर का अगर नोट्स ऑफिस से कलेक्ट नहीं किया है तो हार्ड कॉपी वहाँ पे ऑलरेडी मैंने भेज दिया हुआ है। ये भी आपको 2 दिन के बाद मिल जाएगा, हार्ड कॉपी ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो आप। तो अभी हम डायरेक्टली क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। इज दैट ओके? और आपको जब नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो, नेक्स्ट टाइम कब लेक्चर है आपका? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे संतोष सर आपका लेक्चर लेंगे, तो वहां पे आपको क्या करके लाना है वेडनेसडे में? तो आपको ये जो फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको कंपल्सरीली सॉल्व करके लाना है। इसमें 92 समथिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यू मस्ट सॉल्व दिस टॉपिक, ओके, एटलीस्ट इन द वेडनेसडे। तो उसके डाउट आपको संतोष सर करा देंगे। और अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस अभी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ओके? यस सर, क्रिटिकल में भी બધા ના કરાવતા તમે? हाँ, थोड़ा ट्राई करजो, बराबर છે। हाँ, એટલે આ ફોર્થ ચેપ્ટર માં થોડું બૂસ્ટ અપ થયું છે કોન્ફિડન્સ એટલે। हाँ, अगर आपने मैग्नेटिज्म अगर आप खुद कर पाते हो तो मैं आराम से ऐसा कह सकता हूं कि आप आराम से नीट का जेडबल क्रैक कर दोगे, बिकॉज मैग्नेटिज्म इज कंसिडर टू बी अ टफ टॉपिक। अगर वो कर सकते हो तो बाकी के चैप्टर तो कर ही सकते हो। अगर आपने ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्व कर सकते हो खुद, तो आराम से दूसरे तो कर ही पाओगे, बिकॉज वो टफ चैप्टर माना जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स of a magnetic moment 1 ampere meter square each placed at a separation 2 meter with their axes perpendicular to each other. The resultant magnetic field at a point midway between the dipoles. Okay. तो क्या पूछा क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं कि क्या पूछना क्या चाहते हैं वो लोग। तो ऐसा दिया गया है कि टू आइडेंटिकल magnetic dipoles of a magnetic moment 1 meter ampere meter square each placed at a separation of 2 meter with their axis perpendicular to each other. Okay, तो ऐसा दिया गया है कि हमारे पास दो मैग्नेट है, एक ऐसे मतलब एक हम अगर उसको एक को वर्टिकल करते हैं तो दूसरे को मुझे क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ओके, दोनों के एक्सिस जो है ना वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि दोनों के जो एक्सिस है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ही, दोनों के एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ही, यहाँ पे है। और मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि मुझे दोनों के जो मिड पॉइंट है, मतलब ये जो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पे मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब सोच लो कि सपोज के इसका नॉर्थ है, यहाँ पे इसका ऐसा मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट जो हमने कंसिडर किया है वो मैग्नेट 1 के लिए कौन सा पॉइंट है? वो एक्सिस का पॉइंट है या इक्वेटर का पॉइंट है मैग्नेट 1 के लिए? इक्वेटर। इक्वेटर। और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है इक्वेटर पे? ऑपोजिट। याद करो, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। तो डाइपोल मोमेंट जो है ना ये मैग्नेट 1 का, वो तो साउथ टू नॉर्थ नीचे की तरफ है। तो इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, मतलब ये रहा आपका B1। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1। और B1 का वैल्यू कितना आएगा? तो बोले KP अपॉन आर क्यूब। तो के का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
P का मतलब m अपॉन r क्यूब मतलब 1 क्यूब कर दूं चलेगा, बिकॉज दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का। तो दोनों डाइपोल से कितना कितना मीटर होगा डिस्टेंस, बताओ मुझे। वो भी 2 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर हो जाएगा। हाँ सर। दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, जो तो जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो 1 मीटर हो जाएगा दोनों साइड से। इज इट यस ओके? सर। चलो ये M1 M2 में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज M तो सेम ही है। अब B1 भी जो मिल गया। अब दोस्त से सोचो कि दूसरा वाला जो मैग्नेट है उसका यहाँ पे अज्यूम कर लो कि उसका साउथ है, यहाँ पे उसका नॉर्थ है, ऐसा अज्यूम कर लो। अगर नॉर्थ एंड साउथ अपोजिट मैंने उल्टा लिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेट 2 के लिए वो पॉइंट कहाँ पे है, उसके एक्सिस पे है या इक्वेटर पे है? एक्सिस। मैग्नेट 2 के लिए वो जो पॉइंट है वो एक्सिस पे है या इक्वेटर पे है? एक्सिस। एक्सिस पे है। और एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? तो बोले डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो मैग्नेट 2 का जो डाइपोल मोमेंट है वो साउथ टू नॉर्थ मतलब ये डायरेक्शन में है। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारा B2 हो गया। अगर मैंने साउथ एंड नॉर्थ उल्टा लिया होता तो B2 का डायरेक्शन लेफ्ट राइट के बदले लेफ्ट हैंड साइड होता। बट वो डेफिनेटली B1 से परपेंडिकुलर तो आता ही आता। मतलब मैं ऐसा सिंपली कह सकता हूं कि दोनों मैग्नेट के एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। चाहे आप नॉर्थ साउथ कहीं पे भी ले लो, चाहे आप नॉर्थ साउथ कहीं पे भी ले लो, बट B1 एंड B2 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज कंफर्म्ड। अब B2 कितना होगा, तो बोले वो तो 2kp अपॉन 2kp अपॉन r क्यूब। तो r वापस से 1 ही है। अब ये B1 एंड B2 जो है ना वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू फाइंड द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, तो हाउ कैन यू फाइंड, यू कैन डू दिस थिंग बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बट यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो 2ab कोस 90 तो जीरो हो जाएगा, तो ओनली द रिमेनिंग थिंग इज अ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इज इट ओके फ्रेंड्स? अरे हाँ के ना तो बोल दो। यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन 1 क्यूब का, m अपॉन 1 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन 1 क्यूब का स्क्वायर। तो ये है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m जो है ना वो बाहर निकल के आएगा, और बचेगा क्या अंदर, तो बोले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो √5 बचेगा। अब म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो क्या है, तो बोले 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है। मैग्नेटिक डाइपोल कितना दिया हुआ है, तो बोले 1 दिया हुआ है दोनों का अपॉन 4 पाई, और रूट में क्या बचेगा, √5 बचेगा। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, √5 10⁻⁷ टेस्ला। ये रहा। आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर। चलो मैं है ना दो दो क्वेश्चन छोड़ के मैं आपको चला रहा हूँ, मतलब करवा रहा हूँ। तो अब 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 3 6 9 ऐसे मैं लूंगा। तो अभी 1 कराया, उसके बाद मैं 3rd ले रहा हूँ, उसके बाद 6 लूंगा। तो 3 के मल्टीप्लीकेशन में हम आगे बढ़ेंगे। बट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इज इट ओके फ्रेंड्स? अरे हाथ के ना तो बोल दो। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3rd। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 इज द सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। Question 1 and 3 both are similar. Two identical short ball magnet each having the magnetic moment m are placed at a distance 2 मीटर के बदले 2d दिया हुआ है, apart axis perpendicular to each other horizontal plane, and at the midpoint we want to find the magnetic field. So ये third question is the similar question. Is it okay friends? फर्स्ट में वैल्यू के फॉर्म में पूछा हुआ है, सेकंड में थर्ड में वो इक्वेशन के फॉर्म में पूछा है। तो पहले से ही आंसर पता है, बोलो कौन सा आंसर आएगा। लास्ट में हमने जो लास्ट स्टेप था वही था, देखो ये रहा, दिस इज द आंसर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m √5, तो ऐसा वाला कोई आंसर होगा, ऐसा कोई आंसर होगा। तो ये रहा ना, देखो, तो दिस इज द आंसर। सो इट्स ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन पे आते हैं।
true value of angle of deep at a place 60 degree, the apparent deep in that incline at the 30 degree with the magnetic. क्या मैंने apparent angle of deep and true value of the angle of deep के बीच में मैंने दो आपको इक्वेशन मैंने आपको सिखाया होगा आई थिंक. मैंने जब ये सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यू सॉल्व कराए होंगे तब मैंने दो चीज आपको सिखाया होगा. अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार लिख देता हूं कि रिलेशन बिटवीन ट्रू एंड फेक एंगल ऑफ डीप. तो अगर एंगल ऑफ डीप ट्रू एंगल ऑफ डीप फाई है तो tan फाई इज इक्वल्स टू tan फाई डैश इंटू कोस थीटा. तो वेर फाई इज द ट्रू एंगल ऑफ डीप and phi dash is the fake or apparent angle of deep, and theta is the plane, theta is the angle between a magnetic meridian and a plane in which fake angle of deep formed. तो मैंने ये पूरा प्रूव करके दिया था फ्रेंड्स. ये अगर आपको याद हो तो सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यू सॉल्व कराते टाइम ये मैंने प्रूव करके दिया था. एक ये आपको याद रखने का बोला था और फिर एक 3 पत्ती वाला क्वेश्चन था आपको याद हो तो, कि अगर मैग्नेटिक मेरिडियन बीच में है, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन है और दो ऐसे प्लेन है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन के आसपास है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. ऐसे दो प्लेन है, ऐसे दो प्लेन है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर. दिस वन इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये जो है ना वो मैग्नेटिक मेरिडियन है. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है. तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर जो होता है ना वो ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप, एक्चुअली एंगल ऑफ डीप ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही होता है. और ये दोनों, ये जो दो प्लेन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो ये एंगल 90 बन रहा है. ऊपर से देखा तो पता चलेगा कि ये 90 है. ये एंगल जो है ना वो 90 है. तो ये प्लेन 1 है. वहाँ पे सपोज के फेक एंगल ऑफ डीप है ना वो θ1 है और यहाँ पे प्लेन 2 है और वहाँ पे जो फेक एंगल ऑफ डीप है वो θ2 है. तो दूसरा रिलेशन ये है कि कोट स्क्वायर यहाँ पे फेक एंगल ऑफ डीप अज्यूम करो कि φ1 है. ये जो प्लेन है उसमें फेक एंगल ऑफ डीप φ2 है और ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप इज φ. तो कोट स्क्वायर φ1 प्लस कोट स्क्वायर φ2 इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर φ. तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है. अगर कोई देखो, ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप इज ऑलवेज फॉर्म्ड, एंगल ऑफ डीप इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. बट अगर कोई आपको ऐसा बताता है कि भाई कोई एक दूसरा प्लेन है कोई एक दूसरा कोई प्लेन है और वहां पे एंगल ऑफ डीप बन रहा है, ऐसा कोई बताता है, तो वो ऑब्वियसली एपरेंट होगा. और वो जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ उसका एंगल थीटा है वो एपरेंट प्लेन का. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कोई और प्लेन है. ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप यहाँ पे होता है और यहाँ पे फेक होता है.
तो ये रिलेशन इसके लिए है। तो ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इसका मैंने प्रूफ भी दिया था आपके सेल्फ लर्निंग के टाइम, ये सॉल्व कराते टाइम, चैप्टर नंबर 5 के टाइम। अब हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, अब प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप समझे क्या? समझे ये कि एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही होता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि कोई मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई दूसरा प्लेन है और वहां पे एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, तो वो फेक ही होगा। तो ये फेक एंड ट्रू के बीच में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है कि tan phi इज इक्वल टू tan phi डैश cos थीटा। थीटा क्या है? तो वो जो प्लेन है दूसरा वाला, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। अब दूसरा केस नंबर 2, उसमें क्या है कि मैग्नेटिक मेरिडियन दो प्लेन के बीच में है, दो प्लेन्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है, और वो बीच में कहीं पे मैग्नेटिक मेरिडियन है, और वो दोनों प्लेन में फेक एंगल ऑफ डी फाई 1 एंड फाई 2 है, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का जो ट्रू एंगल ऑफ डी वो फाई है, तो कोट स्क्वायर फाई 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई 2 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर फाई होगा। ये दो रिलेशन आपको याद रखना। इज दैट क्लियर टू यू? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। अब इसके सर बेस पे, हाँ बोलो। ओके, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। तो क्या लिखा है? अ ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप इज अ 60 डिग्री। तो एक्चुअल एंगल ऑफ डीप हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। एपरेंट डीप एंगल मतलब फाई डैश वो 30 दिया है। तो मुझे वो प्लेन है ना, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितने एंगल पे है वो फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितने एंगल पे है वो फाइंड करना है। तो आपको अभी मैंने सिखाया, अभी बताया कि tan फाई इज इक्वल टू क्या करना है आपको, tan फाई डैश इंटू कोस थीटा। अब tan फाई मतलब यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री, एक्चुअल एंगल ऑफ डीप 60 डिग्री। एपरेंट एंगल ऑफ डीप जो है वो 30 डिग्री है, tan 30, और थीटा मुझे फाइंड करना है, वो प्लेन का एंगल, मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ का एंगल फाइंड करना है। tan 60 क्या होता है भैया? tan 30 क्या होगा? 1/√3 1/√3 इंटू कोस थीटा। तो फ्रेंड्स कोस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा। 3 तो थीटा मस्ट बी cos inverse 3. कोस। देखो अब जो सारे जो ऑप्शन है ना, वो तो कमबख्त जो ऑप्शन है वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? 10 के फॉर्म में ही दिया हुआ है। सर ट्रायंगल करવું પડશે ને? नहीं 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 नहीं, देखो मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर दिया, क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर दिया। देखो क्या लिखा है, द ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री, द एपरेंट डीप एंगल इन द प्लेन इंक्लाइन एट द एंगल 30 डिग्री, मतलब प्लेन का एंगल दिया हुआ है और मुझे पूछा क्या है, एपरेंट डीप पूछा हुआ है। गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया मैंने। हमको क्या दिया है कि वो जो प्लेन है ना वो कितना इंक्लाइंड है वो दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है, और मुझे फाई डैश फाइंड करना है। इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। तो यहाँ पे मुझे फाई डैश तो फाइंड करना है, एपरेंट डीप आपको फाइंड करना है, और वो जो इंक्लाइनेशन दिया हुआ है प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ वो 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोस 30 डिग्री। अब tan 60 आपको पता है √3 है। अब फाई डैश मुझे फाइंड करना है, एंड कोस 30 क्या होता है? √3/2. तो अब tan फाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2. 2 √3 कैंसल, तो फाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? सो दैट इज द आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes sir. यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। cylindrical rod magnet has a length of 5 centimeter and a diameter of 1 centimeter। एक रोड है, लेंथ उसका 5 है, डायमीटर 1 है, वो मैग्नेट है। इट हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। चलो किसी को याद है मैग्नेटाइजेशन का क्या था? मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, किसी को याद है? देखो
याद करो, इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन, उसको जस्ट मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ ना लिखे तो भी चलेगा। तो दैट वाज अ नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इफ यू रिमेंबर। एंड सिमिलरली intensity of a polarization, so that is also the similar thing, that is also the similar thing, but it will be a net electrical dipole moment, net electrical dipole moment per unit volume. So that was the polarization. यहाँ पे हमको मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, बोले नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो बस खत्म बात, आपको डाइपोल मोमेंट ही तो फाइंड करना है। तो ये तो क्या, ये क्रिटिकल में क्यों पूछा पता नहीं चला, ये क्यों क्रिटिकल में पूछा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपको मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया, तो बोले 5.3 10⁻³ दिया हुआ है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। चलो ये दिया हुआ है, अब इसको वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम कितना है, तो रोड का जो लेंथ है ना वो 5 है और उसका डायामीटर 1 है। तो डायामीटर 1 का मतलब रेडियस 0.5 हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। पाई आर का मतलब 0.5 स्क्वायर इंटू एच मतलब 5, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का क्यूब, तो 10⁻⁻⁶ मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब हुआ उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁶ लगना पड़ेगा। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 5, 10⁻⁻⁶, 10⁻3, 10⁻³ बचेगा। अब ये गंदा हो गया, 5.3 3.14, 0.25 का मतलब 1/4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। अब क्या होगा, देखो ये 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 22/7 भी नहीं कर सकते, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा भैया। तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा आएगा कि ये 5.3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 53 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, तो 160, तो ये 16 समथिंग आएगा, 17 समथिंग आएगा, इसका कुछ 17 समथिंग होगा, और इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 17 5 का क्या होता है, 85 85 डिवाइड बाई 4, 85 डिवाइड बाई 4 20 21 21, तो ये कुछ 21 2 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻³ बचेगा, 2 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻3। सर ऑप्शन बी। नहीं, आप गलत बोला ना, 21 होगा, 21 समथिंग, 2.1 नहीं, 21 10⁻⁻3, मतलब 2.1 10⁻⁻² होगा। तो ये हो गया ना एग्जैक्ट, आ गया, इज इट ओके नाउ, इज इट, यस सर। और पता नहीं आपको एक बार करना पड़ेगा, शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो, नहीं ये नहीं होगा, यही होगा, यही होगा, डेफिनेटली यही होगा, ये नहीं होगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इट्स अ वेरी 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 इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ऐसा है कि दो मैग्नेट वापस से एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। क्या आपके फिगर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन का 12th क्वेश्चन का फिगर आपको दिख रहा है? हाँ सर। ओके, अब दो मैग्नेट यहाँ पे वापस से एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा हुआ है,
और वहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट मैग्नेट 1 के लिए कौन सा पॉइंट होगा? मैग्नेट 1 के लिए ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा? इक्वेटर का पॉइंट होगा या एक्सिस का होगा? अरे सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट है वो मैग्नेट 1 के इक्वेटर पे है या एक्सिस पे है? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? ये मैग्नेट 1, Yes, sir. ये मैग्नेट 1 का एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल पड़ा रखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट है वो मैग्नेट 1 के इक्वेटर पे है या एक्सिस पे है? Axis पे, sir. एक्सिस पे है। तो एक्सिस पे मैग्नेट 1 के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो खुद के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, मतलब साउथ टू नॉर्थ। तो खुद के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, मतलब ये जो B1 होगा, B1, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ B1। ये मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है। अब B1 का वैल्यू कितना होगा? तो B1 का जो वैल्यू होगा वो एक्सिस के लिए 2kp 2kp अपॉन r क्यूब, मतलब D1 क्यूब। अब मैग्नेट 2 जो है उसके लिए ये पॉइंट कौन सा होगा? मैग्नेट 2 के लिए ये पॉइंट कौन सा होगा? तो बोले ये जो पॉइंट है ना वो मैग्नेट 2 के इक्वेटर पे है। देखो ये इक्वेटर है, मैग्नेट 2 का इक्वेटर है ये। मैग्नेट 2 का तो जो एक्सिस होगा वो तो ऐसे होगा, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट 2। तो ये जो पॉइंट पड़ा हुआ है वो मैग्नेट 2 के लिए तो इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैग्नेट 2 का डाइपोल मोमेंट वैसे कौन से डायरेक्शन में है? तो मैग्नेट 2 का डाइपोल साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वो जो पॉइंट है वहां पे मैग्नेट 2 के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्शन में होगा। तो दैट इज द B2। और कोई मुझे लिखाएगा B2 का फॉर्मूला? मुझे कोई लिखाएगा B2 का क्या आ जाएगा? दोनों मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट सेम ही है, ऐसा दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स, मतलब दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम ही है। तो मैं M1 एंड M2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं M ही लिख रहा हूँ। बट इक्वेटर पे 2kp अपॉन आर क्यूब, बट एक्सिस पे सॉरी एक्सिस पे 2kp अपॉन आर क्यूब, बट इक्वेटर पे होता है ओनली kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन r2 क्यूब। अब सोचो, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना उसको मैग्नेट 1 क्या करने की ट्राई करेगा? मैग्नेट 1 का मैग्नेटिक फील्ड वो उसको इस तरफ ले जाने का ट्राई करेगा, और मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक फील्ड वो नीडल को इस तरफ ले जाने का ट्राई करेगा। बट वो है ना बैलेंस्ड है, मतलब क्या हुआ कि दोनों के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो दैट शुड बी अ सेम, बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी रिमेन स्टेडी। तो मैग्नेट 1 जो है ना वो नीडल को खुद के तरफ ले जाने का ट्राई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड 1, एंड मैग्नेटिक फील्ड 2 जो है ना वो नीडल को खुद के तरफ ले जाने का ट्राई करेगा। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस करने का ट्राई करेगा, बट नीडल बीइंग स्टेशनरी एट द रेस्ट, मतलब कि दोनों का टॉर्क सेम होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला किसी को याद है? नीडल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने m डैश अज्यूम किया हुआ है, MB sin थीटा mb sin थीटा। तो देखो पहले B1 के बारे में सोचते हैं। तो m डैश B1, बट साइन क्या लिखो? अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? θ1 क्या होगा? θ1 is the angle between the vector m dash and vector B1, मतलब ये वाला एंगल, दिस इज द θ1। तो θ1 क्या होगा? 90 minus theta. वेरी गुड, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू m डैश B2। हाँ, B2 के साथ तो थीटा है ही, B2 के साथ तो एंगल जो है वो थीटा ही है, तो साइन थीटा एज इट इज आएगा। अब ये m डैश दोनों साइड से कैंसिल, B1 के बदले में लिख सकता हूँ 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन D1 क्यूब इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू B2 के बदले लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, m अपॉन D2 क्यूब इंटू साइन थीटा।
अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, m भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, आई वांट टू फाइंड द d1 अपॉन d2, मुझे d1 एंड d2 का रेशियो फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, d1 क्यूब अपॉन d2 क्यूब को सब्जेक्ट और इक्वेशन बना देते हैं, d1 क्यूब अपॉन d2 क्यूब को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना देते हैं। तो d1 क्यूब ऊपर जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो इट विल बी अ 2 cot थीटा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? d1 क्यूब अपॉन d2 क्यूब इज इक्वल टू 2 cos थीटा अपॉन sin Yes. थीटा। तो d1 अपॉन d2 क्या हो जाएगा? 2 cot theta raised to minus 1 by 3. माइनस क्यों Raised भैया? to raised to 1 by 3. हाँ, तो क्या ये आपको समझ में आया? That हाँ सर. friends, it is a very interesting. Is it understood, friends? Yes, Yes sir. sir. चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। Okay, so let's try to solve the question number 15. કોઈને નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે કે ખાલી મારે જ થાય છે? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. हाँ, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे वहाँ पे ही कुछ प्रॉब्लम है। मेरी आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स बाकी सब लोगों को? Yes, sir. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। two identical bar magnets with a length 10 centimeter and weight 50 ग्राम weight, मतलब दोनों का वेट दिया हुआ है 50 ग्राम, मतलब mg, तो m हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, सो दैट इज द वेट इन न्यूटन। तो विद द लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर, देखो आप देख सकते हो कि दोनों के लाइक पोल फेसिंग ईच अदर है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने क्या किया, एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक वर्टिकली एक बार मैग्नेट रखा और उसके ऊपर एक दूसरा बार मैग्नेट रखा और उसका पोल है ना लाइक पोल, मतलब ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. रिपेल करेंगे। बट ऐसा पता चला कि ये जो ऊपर वाला जो मैग्नेट है ना, ऊपर वाला जो मैग्नेट है वो स्टेशनरी है, वो है ना इक्विलिब्रियम में है, वो ऐसे हवा में लटक रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में सोचो। तो वो इक्विलिब्रियम में कब आ सकता है, जब उसका खुद का वेट एंड जो रिपल्सिव फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, वो equal. फोर्स अगर दोनों सेम हो जाएगा तो ही वो स्टेशनरी रहेगा। क्या बात पता चला ये आपको? हाँ सर. तो क्या लिखा है कि द लाइक पोल्स फेसिंग in a inverted vertical glass tube, the upper magnet hang in a air above the lower one so that the distance between the nearest pole so of a magnet is 3 millimeter. So what is the pole strength of the poles of each magnet? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो काम चार्ज करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वही काम मैग्नेटिज्म में कौन करता है, मैग्नेटिक पोल करता है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो बोले 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर पोल स्ट्रेंथ को मैं P1 बोलता हूँ, P बोलता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स दो पोल के बीच में कितना होगा, दो पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, μ0/4π P1 P2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये जो दो हाँ सर. पोल है उसके बीच में, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स इतना होगा फ्रॉम द एनालॉजी। इज इट ओके? Yes sir. एंड फॉर टू हैव अ इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, ये वेट एंड मैग्नेटिक फोर्स सेम होना चाहिए।
वेट तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम वेट। फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी आई विल टेक अ 10। जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, और मैग्नेटिक का फोर्स है म्यू0 अपॉन 4 पाई। अब ये पिस्कल लिख दूँ मैं, दोनों का पोल स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का पोल सेम ही हो जाएगा, तो पिस्कल लिख दूँ चलेगा, हाँ सर। अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 510⁻³ तो 0.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू0 का हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई टी स्क्वायर अपॉन आर। क्या है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो ये पी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बनाओ, तो ये 10⁻6 10⁻7, तो 10⁻1 बचेगा, तो 9 इंटू 0.5 एंड 10⁻1 इसके नीचे, तो ऊपर 10 बचेगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 9 5 45 45 आ जाएगा, एग्जैक्टली 45। तो 45 का स्क्वायर रूट निकालो भैया, तो 3/5। क्या होगा, वो हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग एम्पियर मीटर, तो दैट शुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये कैसे सॉल्व किया मैंने, आपको समझ में आया पूरा चीज? यस सर। हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, क्या ये क्वेश्चन नंबर 16 मैंने अभी आपको दिखा दिया था, अभी बता दिया था, वो राइट एंगल वाला कोट, नहीं, ये आ जाएगा, कोट स्क्वायर फाइव इक्वल्स कोट स्क्वायर 5 1 प्लस कोट स्क्वायर 5। इफ द 5 1 and 5 2 be the angle of dip observed in the two identical vertical plane at a right angle to each other and 5 be the true angle of dip, then what is the relation? तो ये रिलेशन मैंने पास्ट में सेल्फ लर्निंग के टाइम मैंने कराया था, अगर उसका प्रूफ पता है या नहीं पता है, बट ये दो शॉर्टकट हमेशा याद रखो। दो शॉर्टकट मैंने जो आज सिखाया आपको, वो आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द JEE एंड नीट। ओके, तो ये 16th क्वेश्चन जो है वो ये डायरेक्टली एक शॉर्टकट है, और शायद वो भी होगा, वो दूसरा वाला शॉर्टकट है कि नहीं कहीं पे, वो शायद उसमें होगा, सिंपल थिंकिंग में होगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, an iron rod of a volume 10⁻⁻4 meter cube and relative permeability 1000 placed inside the long solenoid wound with the 5 tons per centimeter, मतलब नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 5 टन्स पर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि if a current of 0.5 ampere is passed through the solenoid, then what is the magnetic moment of the rod? रोड का मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है। An iron rod of a volume 10⁻⁻4 meter cube and relative permeability 1000। तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 10⁻⁻4 मीटर क्यूब एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको दिया हुआ है 1000 एंड इट इज नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है 5 टन्स पर सेंटीमीटर। कैन आई से 500 टन्स पर मीटर, बिकॉज पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड करंट भी दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोड? रोड का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, तो कैसे मिलेगा? wants to find the dipole moment of the road। चलो मैग्नेटिक फील्ड तो मिल सकता है,
मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं म्यू नॉट म्यू एन आई, म्यू नॉट नहीं म्यू एन आई होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू म्यू एन आई, एंड म्यू के बदले आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। चलो तो ये हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻⁷ इंटू 1000 इंटू 500 इंटू 0.5। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 हो जा 100, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻², वापस से मतलब 5 बचेगा एंड बाकी बचेगा 10⁻⁻1 2 यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 3 3 6 मतलब 10⁻⁻1 बचेगा टेस्ला। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड मिला, मुझे डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल गया और मुझे डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। कैसे मिलेगा? कोई रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में? तो ये आयन रोड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे मिल गया। अब डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। M क्रॉस B। नहीं, वो तो टॉर्क मिलेगा आपको, एम क्रॉस भी तो आपको टॉर्क मिलेगा। डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। अभी मुझे रोड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, अब डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि रोड एक मैग्नेट है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका वो उसके एक्सिस पे है। तो वो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेट मी चेक द सॉल्यूशन, डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। 18th क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या है। ओके ओके, कुछ अलग से ही मेथड किया हुआ है। जाने दो, मेरा जो था ना वहीं पे हम वापस से आते हैं। हमने जो किया था वहीं पे आते हैं। इसमें तो जो किया है वो पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हो जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, हो जाएगा डन। चलो ये बी मिल गया। चलो अब क्या आपको ये पता है कि बी का जो वैल्यू होता है मैग्नेटाइजेशन के अंदर? तो याद करो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो बी वॉज इक्वल्स टू बी का वैल्यू और मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम के साथ कुछ रिलेशन था, अगर आपको याद हो तो। एम इज इक्वल्स टू काई एम एच। बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो म्यू आर, बी इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एन आई, और एन आई जो होता है वही एच होता है। तो ये हमने प्रूव करके दिया था, म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एच। तो ये होता है अब H is equals to NIF, if you remember,
NiF। तो Ni के बदले H लिख सकते हैं, तो ये तो बराबर है। और B का वैल्यू मिल गया है, B हम फाइंड कर सकते हैं, बट B और मुझे कैपिटल, अगर मुझे मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर मुझे एक बार मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा तो मुझे डाइपोल मोमेंट भी मिल जाएगा। अब क्या करूं तो मुझे मैग्नेटाइजेशन मिले? तो कौन सा फॉर्मूला था वो जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, B/μ0 माइनस M इज इक्वल टू H, ऐसा कुछ फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो इसके द्वारा आपको मिल सकता है कैपिटल M। इसके द्वारा आपको कैपिटल M मिल सकता है। वो लंबा हो जाएगा, चलो करते हैं, कोई बात नहीं है तो करते हैं। तो B/μ0 माइनस M इज इक्वल टू H। अच्छा, मैंने बहुत ही गलत कर दिया, सिंपल क्वेश्चन को मैंने बहुत ही खराब कर दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो ओके फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि M इज इक्वल्स टू KMH, ये आपको पता है फ्रेंड्स, यस और नो? एंड नंबर 2, μr इज इक्वल्स टू 1 प्लस KM, तो KM इज इक्वल्स टू μr माइनस 1 होगा, तो M इज इक्वल्स टू दैट शीट μr माइनस 1 इंटू H, और H के बदले NiF। तो अब ये जो μr है रिलेटिव परमिएबिलिटी वो है 1000 माइनस 1, नंबर ऑफ टन्स जो है वो है आपका 500, एंड I जो है करंट जो है वो 0.5 एम्पियर है, खत्म। तो अब आपका ये M मिल गया 99 इंटू 50 इंटू 5, 500 इंटू 0.5 दैट इज 50 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 250 इंटू 99। ये आपका M मिल गया मैग्नेटाइजेशन, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आपको डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट अपन वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए मैग्नेटाइजेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजेशन आपका मिल गया 250 इंटू 99, एंड वॉल्यूम जो आपका है वो है, वॉल्यूम जो आपका 10⁻⁻⁴ है, तो ये कुछ हो जाएगा 25 इंटू 99 इंटू 10⁻⁻3। एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो बाकी बचेगा 99 डिवाइड बाई 4, और बचेगा 100 10⁻⁻3 माइनस 1 बचेगा। तो 99 डिवाइड बाई 4 करें तो क्या आएगा? 24 पॉइंट हाँ। तो ये आप आ जाएगा 24 पॉइंट समथिंग 5 आ जाएगा, 24.25 आ जाएगा, एग्जैक्टली इतना ही आएगा, इंटू 10⁻⁻1, तो 2.42 कुछ आना चाहिए। सर 24.7 नहीं आना चाहिए? नहीं तो ये 10⁻⁻1 का तो बचा ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। और ये 1000 है, अरे यहाँ पे मैंने 100 ले लिया, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे 999 आएगा, 999 आएगा, तो 999 डिवाइड बाई 4, तो वो 242 पॉइंट समथिंग, 242.5, अब 24 पॉइंट समथिंग आया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25। दैट्स ओके, नाउ इट इज ओके। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 999 आएगा, बिकॉज 1000 है, 100 नहीं है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज नॉट 100, इट इज 1000। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले क्या करना है कि M फाइंड करना है, M इज इक्वल टू KMH। आपको ये पता होगा कि μr इज इक्वल टू 1 प्लस KM, तो KM इज इक्वल टू μr माइनस 1,
तो पहले मैंने म्यू आर माइनस 1 किया, एच के बदले एन आई लिखना चाहिए, तो आपको एम मिल गया। अब मैग्नेटाइजेशन वैसे है क्या, तो डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम, तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, दैट्स इट। सो इट्स नॉट सो टफ। चलो क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा लिखा हुआ है कि अ डीप नीडल vibrates in a vertical plane perpendicular to the magnetic meridian. The time period of the vibration is 2 seconds. मतलब अभी पीरियोडिक जो टाइम है, देखो नीडल का जो पीरियोडिक टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट आई बाई एम बी। सो दैट इज द फॉर्मूला। और अभी नीडल का जो पीरियोडिक टाइम है वो 2 सेकेंड्स ऐसा दिया हुआ है। अब ऐसा दिया कि द सेम नीडल इज अलाउड टू वाइब्रेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द पीरियड इज अगेन फाउंड टू बी अ 2 सेकेंड। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप। देखो ऐसा है कि पहले जो नीडल थी ना वो वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट हो रही थी, तो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है वो बी एच होता है। तो इन द फर्स्ट केस द पीरियोडिक टाइम शुड बी टेकन एज अ 2 पाई रूट आई बाई एम बी एच, बिकॉज अगर नीडल है वर्टिकल प्लेन में है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब आपको बी एच कंसिडर करना पड़ेगा। अब दूसरे केस में क्या है कि दूसरे केस में नीडल को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। बट दोनों टाइम फॉर्चुनेटली वो सेम मिला, तो उसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी हुआ कि बी एच एंड बी वी मस्ट बी सिमिलर। तो उसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि बी एच एंड बी वी मस्ट बी सिमिलर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि बी वी अपॉन बी एच मस्ट बी इक्वल्स टू 1। बट आपको पता होगा कि बी वी अपॉन बी एच तो tan फाई है, तो tan फाई याद करो, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज इक्वल्स टू बी cos फाई एंड वर्टिकल कंपोनेंट वाज इक्वल्स टू बी sin फाई। तो बी वी अपॉन बी एच इक्वल्स टू tan फाई होता है, तो tan फाई 1 हो जाएगा, तो फाई एंगल ऑफ डी हो जाएगा 45 डिग्री। दैट इज द आंसर। इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ये पता चला फ्रेंड्स? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 and today's last question as well. A deep needle lies initially in the magnetic meridian. It shows a deflection theta at a place. A deep circle is rotated through the angle x in the horizontal plane. Then it shows an angle of deep theta dash. तो वही बात हो गई, वापस से वही बात हो गई। तो ये थीटा डैश इज द एपरेंट एंगल ऑफ डीप, थीटा इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप, एंड मुझे वो कितना रोटेशन हो रहा है प्लेन का वही फाइंड करना है। तो आपको पता ही है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा के बदले हो जाएगा कोस एक्स है। तो कोस एक्स अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश करना पड़ेगा। तो tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा अगर करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, तो वो 1 अपॉन कोस एक्स मिल जाएगा, दैट्स इट। सो दैट विल बी अ 1 अपॉन कोस एक्स। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? तो हाँ सर। ये जो क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चन थे उसमें मैंने कुछ आपको कराए हैं। तो अब वेडनेसडे जब आप आते हो तो आप टॉपिक नंबर 1 मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज वो एटलीस्ट सॉल्व करके लाना। फिर नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको क्रिटिकल के आपके डाउट्स को सॉल्व कराऊंगा और कुछ दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके सर हाँ बोलो। सर का लेक्चर हશે नहीं, 5:30 कल तो कैंसिल कर दिया ना, परमानेंटली हमने संडे को कैंसिल कर दिया।
सर टाइमिंग एना शिवानो। देखो, हमारे जो रेगुलर बोर्ड के लेक्चर है ना, उसका टाइमिंग होता है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, वो डन, मतलब 1 to हाँ। थर्सडे फ्राइडे, वो आपको पता है। अब JEE के 2 लेक्चर हो गए। एक सैटरडे होगा, सैटरडे का टाइमिंग ये है, ये 7:30 to 9। और दूसरा मैंने देखा कौन से टाइम पे रखा हुआ है, वेनसडे को है। और वेनसडे का टाइमिंग कुछ दोपहर को 12 o'clock से 12 to 1:30 ऐसा कुछ रखा हुआ है। 12:30 सर से तो 12:30 वो to 2 टाइम o'clock, सेट हाँ, नहीं हो रहा है। 12:30 to 2 o'clock को रखा हुआ है, 12:30 to 2 o'clock। और अगर उसमें टाइम सेट नहीं हो रहा है वेनसडे का, तो मैं सर के साथ बात कर लूंगा, तो जिन लोगों को सेट नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए अलग से वो बैच बना के कर देंगे। ओके, ओके हाँ सर। सर। वेनसडे का जो लेक्चर है वो संतोष सर लेंगे, सैटरडे का लेक्चर। ओके सर। आज का सेशन खत्म कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स।